नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का, और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? काठमांडू में भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बैठक का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक थी, या इसके पीछे सिर्फ भारत के एक बहुत बड़ी रणनीति, चीन का बढ़ता प्रभाव और दक्षिण एशिया में बदलती भू राजनीति जो है वो छिपी है? आइए इस पूरे खबर को तथ्यों और के साथ जो है वो गहन विश्लेषण करके हम समझते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, जिससे कि आप समय पर ही वीडियो देख सके। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, नेपाल का नया दांव, भारत से बढ़ी नजदीकी। एएनआई ने कवर करते हुए एक न्यूज लिया है, इंडिया नेपाल डिस्कस डिपनिंग टाइज एडवांसिंग एजेंडा इन प्रियोरिटी सेक्टर्स। और आपके स्क्रीन पर ये दो लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं, और ये 16 जुलाई 2026। और तस्वीर जिस स्थान पर ली गई है वो है काठमांडू, जहां भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक हुई। इस तस्वीर में जो दो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, इधर की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, इनका नाम है मुनु महावर। और यहाँ आपको जो दिख रहे हैं वो नेपाल की ओर से विदेश सचिव हैं अमृत बहादुर राय। दोनों मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग का पूरा अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच ये नियमित फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और भविष्य के सहयोग की दिशा तय करना है। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत नेपाल संबंधों को और गहरा करने तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही चल रही विकास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर भी दिया गया। साथ ही दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि उच्च स्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक संवाद लगातार जारी रहना चाहिए, ताकि आपसी विश्वास मजबूत हो और सभी परियोजनाओं को जो है वह गति मिल सके। पहली नजर में ये एक सामान्य राजनीतिक बैठक लग सकती है, लेकिन यदि इसकी टाइमिंग और एजेंडा को ध्यान दें तो यह दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह बैठक अभी क्यों हुई? क्योंकि हमने कहा कि कूटनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा संदेश होती है। कई बार किसी बैठक में जितनी महत्वपूर्ण चर्चा होती है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वो बैठक कब और किन परिस्थितियों में हो रही। यदि पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डाले साथियों, तो भारत और नेपाल के रिश्ते लगातार सकारात्मक गतिविधि की ओर अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क बढ़ रहे हैं, ऊर्जा सहयोग को नई गति मिल रही है, सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, आर्थिक साझेदारी के विस्तार देने की कोशिश की जा रही है, और इसी क्रम में यह बैठक भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन इसके पीछे केवल द्विपक्षीय सहयोग ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियां भी शामिल हैं। सबसे पहला, चीन की जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ रही है। आज नेपाल केवल भारत का पड़ोसी देश नहीं साथियों, बल्कि भारत और चीन के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी देश है। पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में सड़कें, सुरंग, हवाई अड्डे, ऊर्जा और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। साथ ही बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से नेपाल के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया। ऐसे में भारत के लिए नेपाल के साथ लगातार संवाद बनाए रखना केवल एक कूटनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि यह बैठक केवल चीन के कारण हुई है। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में इस संवाद के महत्व को निश्चित रूप से जो है वह समझना होगा और इसे बढ़ाना होगा। और ये प्रश्न जो है दिमाग में है कि नेपाल किसके साथ है, भारत के साथ या चीन के साथ? बहुत सारे प्रश्न। दूसरा ये है साथियों कि भारत लंबे समय से नेपाल में विकास सहयोग का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। भारत का जो सहायता है वो नेपाल में सड़क परियोजना, एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सीमा पार रेलवे, विद्युत ट्रांसमिशन लाइन है और पेट्रोलियम पाइपलाइन है। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं पे जो है वो साथ में मिलकर काम चल रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाएं एक साथ चल रही हैं, तो उनकी नियमित समीक्षा और समस्याओं का समाधान जो है वो तो होना ही चाहिए। इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और नई परियोजना की दिशा जो है वह तय की जाए। साथियों, भारत और नेपाल का सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर दोनों के बीच में ये भी है कि दोनों एक बहुत बड़े व्यापारिक भागीदार साझेदार भी हैं। नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा भारत के साथ होता है, और इसके अलावा समुद्र तक पहुंचने के लिए नेपाल मुख्य रूप से भारतीय बंदरगाहों और ट्रांजिट सुविधाओं का उपयोग करता है।
अब दोनों देश केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि ऊर्जा व्यापार, डिजिटल भुगतान, निवेश, सीमा पार औद्योगिक सहयोग, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि बैठक में प्रायोरिटी सेक्टर पर विशेष बल दिया गया। साथियों, भारत और नेपाल का संबंध हमेशा सरल नहीं रहा है। भारत और नेपाल के संबंधों में कई मुद्दों पर मतभेद भी समय समय पर सामने आए, चाहे वो हम काला पानी विवाद की बात करें, लिपुलेख की बात करें, नए राजनीतिक नक्शे की बात करें, सीमा से जुड़े प्रश्न पे बात करें, कुछ व्यापारिक और पारगमन संबंधी असहमति से बात करें। लेकिन इन मतभेदों के बाद भी दोनों देशों ने संवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। यह किसी भी परिपक्व कूटनीतिक संबंध की सबसे बड़ी पहचान होती। इस बैठक का संदेश ये भी है कि जहां मतभेद है वहां बातचीत होगी, और जहां सहयोग की संभावना है वहां साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बैठक के संदेशों को लेकर अगर हम आगे चले साथियों, यदि इस पूरे बैठक में एक वाक्य में समझना हो तो कहा यह जा सकता है कि भारत और नेपाल अब अपने संबंधों को केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर नहीं, बल्कि विकास, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, व्यापार, क्षेत्र स्थिरता और आधुनिक स्तंभों पर जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि इस बैठक को केवल एक औपचारिक राजनयिक मुलाकात के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि भविष्य की साझेदारी के रोड मैप के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर वे कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं, कौन कौन जिस पर बैठक विशेष रूप से जो है वो लिखित है। क्या यह केवल व्यापार और निवेश तक सीमित है, या इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, सीमा और संरचना और दक्षिण एशिया की नई रणनीतिक सोच भी जुड़ी है। इस बात को भी हमें ध्यान से समझना होगा। साथियों, अब जो बात है, जो हम बात करने वाले हैं, वो इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू से। आधिकारिक बयान में दोनों देशों के प्रायोरिटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला सेक्टर जो है वो है ऊर्जा, एनर्जी और हाइड्रो पावर। नेपाल के पास लगभग 83,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है, जबकि भारत ऊर्जा का विशाल बाजार है। भारत नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश भी कर रहा है और नेपाल से बिजली भी खरीद रहा है। इसलिए ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों के सबसे मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश जो है वह दूसरा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। समुद्र तक पहुंच के लिए नेपाल भारत के ट्रांजिट मार्गों पर निर्भर करता है, इसलिए दोनों देश व्यापार, निवेश, लॉजिस्टिक और सीमा पार आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें साथियों प्रायोरिटी सेक्टर, तो वो है कनेक्टिविटी। सड़क, रेलवे, एकीकृत चेक पोस्ट, ट्रांसमिशन लाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसे परियोजनाएं दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक रूप से जोड़ रही हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा लाभ व्यापार, पर्यटन, लोगों के आवागमन को मिलेगा। और चौथा, अगर हम बात करें साथियों, तो डिजिटल सहयोग। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान मॉडल से नेपाल भी लाभ उठाना चाहता है, और इसमें सीमा पार व्यापार, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं को नई गति मिलेगी। पांचवा जो सेक्टर है साथियों, वो है भारत और नेपाल के बीच में 1850 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत अपने इस लंबी खुली सीमा पर भी जो है वह दोनों देश जो है यहाँ दोनों देश की ताकत भी और चुनौती भी है। इसलिए सीमा सुरक्षा, तस्करी रोकने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। छठवां प्रायोरिटी सेक्टर जो है साथियों, वो है शिक्षा और क्षमता निर्माण। भारत और नेपाल मिलकर छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। यही दोनों देशों के पीपल टू पीपल रिलेशन को भी जो है वो मजबूत कर रहा है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि भारत और नेपाल अब केवल पारंपरिक मित्रता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, जहां ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीक, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंध सभी को समान महत्व दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू भी है जिसका नाम आधिकारिक बयान में नहीं है, फिर भी उसकी छाया हर चर्चा में दिखाई देती है, और वो है चीन। क्या भारत नेपाल की बढ़ती नजदीकी चीन में बढ़ते प्रभाव से भी जुड़ी है? और इसी बात को हम अब आगे समझेंगे कि भारत नेपाल के बीच में जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उस हाई लेवल मीटिंग में क्या चीन का भी कहीं नाम है? चीन के साथ भी क्या कुछ है? साथियों, क्या इस बैठक के पीछे चीन भी एक फैक्टर है? सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत और नेपाल के आधिकारिक बयान में चीन का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। इसलिए कहना कि यह बैठक केवल चीन को ध्यान में रखकर किया गया है सही नहीं होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कूटनीतिक गतिविधि को उसके भू राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए। नेपाल लंबे समय से बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। वह भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत रखना चाहता है, और चीन के साथ व्यापार व निवेश के अवसरों को भी लाभ उठाना चाहता है। यानी नेपाल दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलन बनाकर चलने की नीति पर काम कर रहा है। वहीं भारत के लिए नेपाल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है।
भारत चाहता है कि नेपाल के साथ ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग, विकास परियोजनाओं में साझेदारी लगातार मजबूत होती रहे और इसलिए यह बैठक का मुख्य संदेश किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत नेपाल विकास साझेदारी को और मजबूत करना है। तो साथियों, भारत नेपाल रिश्तों का एक नया अध्याय जो है शुरू हो रहा है, जिससे कि दक्षिण एशिया की राजनीति जो है वो पूरी तरह से बदल रही। 16 जुलाई 2026 की यह बैठक भारत नेपाल संबंधों को नई दिशा देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य की ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग, सीमा प्रबंधन और लोगों के बीच संबंध उनके साझेदारी के प्रमुख आधार होंगे। कुल मिलाकर यह बैठक बताती है कि भारत और नेपाल अपने रिश्ते को संवाद, विश्वास और साझा विकास के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि यही सहयोग इस तरह से जारी रहेगा भविष्य में, तो इसका लाभ केवल दोनों देशों को ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और आर्थिक विकास को भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे को लेकर, इस चर्चा को लेकर, आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।